हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीगल हिस्ट्री का, और साथ ही लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का भी पार्ट है, जिसके अंदर आप रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक एक्ट दिखता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये एक्ट आया था 1781 में। आइए हम इसके कुछ प्रोविजंस और बैकग्राउंड देखते हैं और इस एक्ट को अच्छे से समझते हैं। चलिए बैकग्राउंड में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसको दो नाम से जाना जाता है, अमेंडमेंट एक्ट और डिक्लेरेटरी एक्ट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, साथ ही साथ अमेंडिंग एक्ट एंड डिक्लेरेटरी एक्ट। अगर एग्जाम में आना है तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका ये ईयर देख के समझ आ जाएगा ये कौन सा एक्ट है। तो ये 1781 में एक्ट आया था। किसके बाद आया था? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। और फिर जो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 1774 में, उसके बाद ही 1781 आया। तो क्या हो रहा था? सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच क्या हो रहा था? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। जैसे कि 1773 में सुप्रीम काउंसिल बनी, दैट इज गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, और सुप्रीम कोर्ट आया। उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जो हेड था और सुप्रीम काउंसिल के हेड में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, डिस्प्यूट होते रहते थे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, बताइए। इन फिर क्या होता है? इन 1780 द सुप्रीम काउंसिल हैड सबमिटेड अ पिटिशन अगेंस्ट द वर्किंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो क्या होता है? सुप्रीम काउंसिल एक पिटिशन सबमिट करती है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को। साथ ही साथ सेम पिटिशन मतलब सेम टाइप्स की प्रॉब्लम ही लेकर कौन आता है? कंपनी के सर्वेंट्स, जमींदार सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट एक पिटिशन सबमिट करते हैं। तो फिर जब ब्रिटिश पार्लियामेंट एक अपॉइंट करती है पार्लियामेंट्री, देयरफॉर इट्स रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। तो ये रिपोर्ट अपॉइंट करती है जिसमें कुछ प्रोविजंस लिखे रहते हैं। इसे बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस वाले एक्ट में कुछ चेंजेस किए थे रेगुलेटिंग एक्ट में, और जो उनके क्लाइमेट्स हो रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट्स के थ्रू, जो गवर्नर जनरल बने थे उनमें, और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे उसको मैनेज और सुधार करने के लिए एक एक्ट बना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी बोलते हैं। साथ ही साथ द कंपनी सबमिटेड एज अ रिपोर्ट विच द पार्लियामेंट पास द एक्ट ऑफ 1781। किस किस ने ये रिपोर्ट सबमिट की थी? पहले तो सुप्रीम काउंसिल ने की थी। तो सबसे पहले किसने रिपोर्ट की थी? सुप्रीम काउंसिल ने की थी, फिर कंपनीज के सर्वेंट्स और जमींदार ने की थी, और फिर कंपनी ने की थी सेम पिटिशन की अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट। अब हम इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, क्या ऑब्जेक्ट था। तो जैसे मैंने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का तो इसका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था? रिमूव करना किसके डिफेक्ट को? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के एक्ट के डिफेक्ट को रिमूव करना, उसमें कुछ अमेंड करना यानी चेंजेस करना। एंड फॉर द रिलीफ ऑफ सर्टन पर्सन इम्प्रिजनमेंट एट कलकत्ता एंड अदर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे आपने जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था तो उसमें देखा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बना, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ 3 केसेस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी तरह से वो एक अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो आपने देखा होगा तीन लीगल केसेस थे। वो थे, नाम मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा। कौसीजूरा केसेस था, और एक तो कौसीजूरा था, एक पटना था, और एक केस का मुझे नाम राजा करके समथिंग मैं आपको बता दूंगी। ये तीनों केस की जो प्रॉब्लम्स थी उनको क्या करना था? रिमूव करना था। तो इसके प्रोविजंस में क्या था? जो गवर्नर जनरल होंगे, आपने देखा था कि 1773 में गवर्नर जनरल बन गए थे, और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूडेड किया गया था। द पर्सन हु पोसेस्ड एनी इंटरेस्ट और कंट्रोल ओवर द लैंड इनटू द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वर इम्यून फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जो पर्सन कौन प्रोविजंस के लैंड, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की जो ज़मीन थी उसमें कोई इंटरेस्ट रखता था और कंट्रोल करता था, उसके पास उसको इम्यून यानी कि बाहर निकाला गया था। किससे? जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उसको छूट प्राप्त थी कि वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन दे भी सकता है और नहीं भी। और जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके पास रेवेन्यू कलेक्शन का जुरिस्डिक्शन हटा दिया गया था। और अब क्या हुआ था? यहाँ पे हिंदू जो थे वे होंगे अब गवर्न बाय हिंदू लॉज इन पर्सनल मैटर, और मुस्लिम वर भी गवर्न बाय मुस्लिम लॉ। यहाँ पे रिलीजियंस का अप्लाई एंड पर्सनल लॉ
अप्लाई कर दिया गया था। हिंदू हिंदू की तरह हिंदू लॉ से गवर्न होंगे और मुस्लिम लॉ से गवर्न होंगे उनके पर्सनल मैटर्स में। साथ ही साथ क्या होता था, जो प्रोविंशियल कोर्ट थे उनकी अपील सब गवर्नर जनरल पर जारी करेगी, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पर नहीं जाएगी, वो पहले गवर्नर जनरल पे जाएगी। और पहले इस एक्ट के सेटलमेंट में क्या था, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑलरेडी हैड अ पावर टू इनैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। बट इसमें क्या हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में गवर्नर जनरल एंड काउंसिल कुल फ्रेम रूल्स रेगुलेशन फॉर टाउन्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। गवर्नर जनरल को एक पावर दे दी गई थी कि बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम कर सकते हैं। अब इसके कुछ इम्पैक्ट्स देख लेते हैं। इम्पैक्ट्स क्या थे इसके। इसमें अब देखो, हमने ऊपर प्रोविजंस में पढ़ा कि सारी पावर किस पे थी, गवर्नर जनरल पे। अब सुप्रीम पावर किस पे आ गई थी, सुप्रीम काउंसिल पे, मतलब गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल पर। द कोर्ट एंड फेवर्ड द काउंसिल, कोर्ट ने भी किसका फेवर किया, काउंसिल का। और द एक्ट मेड द पोजिशन ऑफ काउंसिल वर स्ट्रॉन्ग to that it could be continue to have a control over the Indian affairs. It was the first attempt to separate. अब इन्होंने ये पहला फर्स्ट अटैम्प्ट था जो एग्जीक्यूटिव और जुडिस्डिक्शन को अलग अलग करता था। आप जानते होंगे कि अब भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के तीन अंग बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। अब इस वाले एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक फर्स्ट स्टेप था जिसमें एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को अलग कर दिया गया था। द एक्ट ऑफ सेटलमेंट फेल टू गिव वाइब्रेंट इम्पैक्ट एंड टू रिमूव ऑल द फ्लो ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन इसने क्या था, ये सारे रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट को जो था उसमें कुछ आपने यहाँ पे देखा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट्स को मैनेज किया था। ऑब्जेक्ट इसका था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो पास होगा वो अमेंडेड रिमूव करेगा डिफेक्ट को। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।